आप सभी का पुनः एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। कक्षा 10 की गणित में एक्सरसाइज 3.1 को शुरू करेंगे चैप्टर 3 में। किसमें? चैप्टर 3 में दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को शुरू करेंगे बेहतरीन ढंग से। कॉन्सेप्ट को जानते हुए जो बुनियाद है दो चर वाले रैखिक समीकरण के, उसको जानते हुए आगे बढ़ेंगे। क्या करेंगे? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को पढ़ेंगे और बेहतरीन ढंग से एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे। जो भी विद्यार्थी आप हमें देख रहे हो हमारे YouTube चैनल पर या YouTube पर या Facebook पर, तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, आप बेहतरीन ढंग से गणित को पढ़ने के लिए। और चलो शुरू करते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण को बेहतरीन कॉन्सेप्ट और नए किस्म से शुरू करेंगे। ऐसे शुरू करेंगे कि आपके माइंड में सेटअप हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो रैखिक समीकरण में सबसे पहले हम जानेंगे, क्या जानेंगे? आप इसको पहले समझो, चर अचर क्या होता है। क्या होता है अचर और अचर? तो सबसे पहले हम कहेंगे अचर और चर, जिसको हमको जानना बहुत जरूरी है। तो चर किसको कहता है, अचर किसको कहता है, इस बात को अगर आप जान लेते हो तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होते हुए चले जाएगा। आप पहले भी इस बात को जाने हो बहुपद में, आप बहुपद में जाने थे कि चर अचर क्या होता है। तो आपको जरा स्पीड में बता दें कि चर अचर क्या होता है। चर ऐसा मान होता है जिसका मान बदलते रहता है। जैसे अंग्रेजी के ए से लेकर जेड तक, ए से लेकर जेड तक जो अल्फाबेट्स हैं, इसके जो मान है वो हमेशा बदलता है। और इसी को अंग्रेजी के ए से लेकर जेड तक के जो अल्फाबेट्स हैं उसको बीजीय गणित में क्या कहते हैं? चर मान कहते हैं। ए बी सी डी या फिर एक्स वाई जेड या फिर एस टी यू, ये सब जितने जो मान है ना, लेटर जो है ना, वो बीजीय गणित में क्या कहते हैं? उसको चर मान कहते हैं। और इसके मान क्या होता है? बदलते रहता है। किसी समीकरण में x का वैल्यू अगर 5 आया तो किसी में 10 आता है, किसी में -2 आता है, तो बदलते रहता है। और अचर मान किसको कहता है भाई? अचर मान वास्तविक संख्याओं को कहता है। किसको कहता है? वास्तविक संख्याओं को कहता है अचर मान। आपने कक्षा 9 के शुरुआती जो अध्याय है उसी में आपने पढ़ा है कि वास्तविक संख्याएं किसको कहता है। तो वास्तविक संख्याओं में 1 2 3 4 या फिर कहोगे √2 -3 -4, कुछ भी कह सकते हो। ये सब संख्याएं जो है ना, या 3/2, ये सब क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। तो वास्तविक संख्याएं क्या होता है? अचर मान होता है, जिसका वैल्यू कभी नहीं बदलता है। अगर हम आपको कहें कि 4 को हमारे यहाँ 4 बोला जाता है, पढ़ा जाता है, कहा जाता है, तो क्या दिल्ली में 4 को 4 नहीं पढ़ा जाता है? 4 का मान अलग हो जाता है क्या? इसका मान कभी नहीं बदलता है। इसका मान हमेशा फिक्स रहता है। अगर 2 है तो 2 है, 4 है तो 4 है, 10 है तो 10 है, 1000 है तो 1000 है, लेकिन इसका मान बदलेगा नहीं। अब एक बात, एक कॉन्सेप्ट इसी में आपको और बताते हैं। अगर आपको कहे कि अचर में 10 + 10 = 20 होता है, तो अचर में इतना ही होगा, 10 + 10 20 होगा। लेकिन चर मान में अगर हम आपको कहे कि 20 को आप कैसे कैसे लिखोगे, तो हम कहेंगे एक को x एक को y मानते हैं बराबर 20। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, जरा समझना, इसको हम क्या समझाना चाहते हैं। इसको हम कितने प्रकार से लिख सकते हैं? 1 + 11 1 + 19 = 20। हम कहेंगे 19 + 1 = 20। हम कहेंगे 15 + 5 = 20। तो आप कहोगे कि इतना हम लिख सकते हैं क्या? एकदम लिख सकते हैं। अगर हम x के जगह पर 1 रखते हैं और इसको y मानते हैं तो बराबर 20। तो कहीं कहीं हम इसी को 19 मान लिए, इसी को 1 मान लिए, तो 20। अब इसको देखो, वैल्यू बदलता है, मान बदलता है, इसलिए इसको क्या कहता है? चर मान। इसको क्या कहता है? अचर मान। ठीक है, इतना अगर समझ गए तो चलिए कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए आगे बढ़ते हैं कि चर आपने जाना, चर मान ऐसा होता है, अचर मान ऐसा होता है। और अंग्रेजी के अल्फाबेट्स ए से लेकर जेड तक बीजीय व्यंजक में क्या कहलाता है? चर मान कहलाता है। तो दो चर
दो चर मतलब हमारे पास क्या क्या आएगा जरा समझना। हमारे पास आएगा, मान लो x आया तो कोई और एक चर होगा, मान लो y है तो x प्लस वाई इस तरह का होगा। तो दो चर वाला, तो दो चर मतलब एक चर होगा तो दूसरा भी चर होगा, यानी दो चर होगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब आ जाओ, कहोगे कि क्या 2y प्लस x ये भी होगा क्या? तो ये भी आपका दो चर है। यहां देखिए चर, यहां देखिए चर है ना, ये अचर है लेकिन इसके साथ गुणा में है, इसलिए इसको गुणांक कहता है। क्या कहता है? इसको गुणांक कहता है। ये जो चर के साथ अचर मान है ना गुणा में, उसको गुणांक कहता है। तो आप कहोगे क्या x के साथ भी कोई गुणा में है क्या कुछ? तो हम कहेंगे हाँ है। क्या गुणा में है? तो यहाँ एक गुणा में है। क्या है भाई? एक गुणा में है, जो लिखा नहीं जाता है लेकिन होता जरूर है एक के साथ वो। तो इसीलिए इसका गुणांक क्या होगा? x का गुणांक यहाँ एक होगा, ये गुणांक। उम्मीद है आपको इतना बात समझ में आया होगा हमने क्या कहा। तो ये दो चर वाला क्या है? दो चर है ये। अब दो चर वाला रैखिक समीकरण कैसा होता है वो भी बताएंगे। ये चर है एक, ये दूसरा चर है ना, अलग अलग चर है, तो इसीलिए इसको कहेंगे दो चर। समझ गए इतना? तो दो चर आप अगर समझ गए तो अब हम लोग क्लियर करते दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, इसको भी क्लियर करेंगे। तो चलिए इसको हम मिटाते हैं, पुनः आपको फिर से बताते हैं। अब चलिए इसको पूरी जानते हैं। तो दो चर आप जान गए, दो चर आप जान गए। आपने जाना कि अगर x होगा तो दूसरा एक y भी होगा। क्या होगा? अगर एक x होगा तो दूसरा y भी होगा, या s होगा तो क्या होगा? t भी होगा। तो मतलब दो चर होगा। ठीक है, आप जान गए कि दो चर इस तरह का होता है। अब वाले रैखिक समीकरण, तो रैखिक क्या होता है भाई? रैखिक क्या होता है? तो आप कहोगे कि रैखिक होता क्या है? तो हम बताएंगे ऐसा समीकरण जिसके चर के अधिकतम घात एक हो, अधिकतम घात एक हो। देखो जब घात में पावर में कुछ नहीं होता है तो इसका मतलब होता है, क्या होता है कि उसके पावर एक है। क्या आप समझे हम क्या कह रहे हैं? देखिए जब कोई चर मान लिखा रहे, चर लिखा रहे, तो उसके पावर में अगर कुछ लिखा हुआ नहीं है तो क्या कहोगे आप? उसके पावर में क्या है? एक है। अगर एक से अधिक होगा तो वो लिखा रहेगा। मान लो x पर पावर 2, तो ये हो गया x का स्क्वायर, यानी घात क्या हो गया इसका? 2। अगर x पर पावर 3 तो वो लिखा रहेगा। अगर कुछ लिखा हुआ नहीं है तो समझ लो कि उसका पावर कितना है? एक है। तो हम कहेंगे रैखिक क्या कहेंगे? जिसकी घात, जिसका चर मान का घात क्या हो? एक हो, उसको क्या कहेंगे? रैखिक कहेंगे। जिसके चर मान का घात, ऐसे कहे, जिसके चर का घात एक हो, उसको क्या कहेंगे? रैखिक कहेंगे। समझ में आया बात? जिसके चर का घात एक हो उसको क्या कहेंगे? रैखिक कहेंगे। अब समीकरण किसको कहता है? तो देखो x प्लस 2y, तो दो चर वाला हो गया, एक चर अलग है, एक चर अलग है, बराबर 1 अगर कर दे तो ये आपका समीकरण है। क्या है? समीकरण है। तो रैखिक समीकरण, इसमें देखना, इसमें घात एक है, इसमें घात एक है, तो ये दो चर वाला x और y है, इसलिए दो चर, तो दो चर वाला रैखिक समीकरण है। ठीक है, और युग्म का मतलब होता है जोड़ा। क्या होता है? जोड़ा, पेयर। ठीक है, युग्म का मतलब होता है जोड़ा, पेयर। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, तो दो चर x y और जोड़े में आ गया, जोड़े में आ गया। और जिसका रैखिक का मतलब घात एक हो, और समीकरण, तो समीकरण तो आप समझ ही गए, x प्लस वाई बराबर 1, या x प्लस 2y, या फिर x प्लस 3y, या इस तरह का कोई भी समीकरण हो तो वो क्या हो गया? रैखिक समीकरण युग्म हो गया। क्या वाला? रैखिक इसलिए कहे क्योंकि उसका घात अधिकतम क्या है? एक है। इतना अगर बेसिक जानकारियां आपका क्लियर हो गया तो चलेंगे आगे। अब आपको थोड़ा सा और जानना चाहिए इस एक्सरसाइज के स्टार्ट से पहले। क्या जानना चाहिए? कि गुणांक क्या होता है, किसी समीकरण का गुणांक क्या होता है। तो देखिए आपने जाना रैखिक समीकरण युग्म, तो आपको आगे चल के एक्सरसाइज 3.2, 3.3 ये सब में आपको जानना होगा कि गुणांक क्या है।
ठीक है। तो सबसे पहले आप जानो गुणांक। तो x के साथ जो अचर मान गुणा में रहे, x के साथ जो अचर मान या फिर कहो कि चर के साथ कोई अचर मान जो गुणा में रहता है वो होता है गुणांक। तो x के साथ क्या गुणा में है जरा बताओ। तो यहां पर कुछ नहीं है, मतलब एक गुणा में है। अगर यहां एक गुणा में है तो एक क्या हुआ, एक ही है इसका गुणांक। तो x का गुणांक क्या है भाई, x का गुणांक है, x का गुणांक एक है। समझ में आया। अब कहोगे इस चर का जो गुणांक है वो कितना है, y का गुणांक। तो आप कहोगे y का गुणांक कितना है, तो आप कहोगे 2 है। कितना है, 2 है। अब देखिए, आप गुणांक अगर जान गए तो ये बेहतर बात है आपके अगले एक्सरसाइज के लिए, क्योंकि ये जानना आपके लिए जरूरी था। अब एक बात, द्विघात समीकरण का जो द्विघात समीकरण आपने पढ़ा है उसका इसमें भी असर है। क्यों, उसमें आपने पढ़ा था द्विघात में गुणांक पढ़ा था, चर पढ़ा था, अचर पढ़ा था, लेकिन इसमें क्या है, रैखिक समीकरण है। मतलब पावर क्या होगा, 1 होगा, घात क्या होगा, 1 होगा, लेकिन चर कितने होंगे, 2 होंगे, क्योंकि 2 चर वाले हैं। 2 चर, तो आप कभी x मानोगे तो एक y भी मानना पड़ेगा, आप अगर a मानोगे तो एक b भी मानना पड़ेगा, यानी 2 तरह के चर इसमें होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 3.1 को। देखिए, इसमें ग्राफ बनाने का जो बात है, हम ग्राफ भी बनाएंगे और हल भी करेंगे। तो चलिए, हमारा जो बेसिक जानकारियां था वो हमने ले लिया और आपको हमने दे भी दिया। आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी थी जो आपने जाना आपके बोर्ड के लिए। तो चलो शुरू करते हैं ग्राफ को, एक्सरसाइज 3.1 को। और आपको एक बात कहे, जो ग्राफ है ना वो आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में 110% रहता ही है। तो आप बेसिक को जानते हुए अगर क्लियरली आप समझोगे तो आपके बोर्ड के लिए ये बहुत ही बड़ा आपके लिए महत्वपूर्ण कदम होगा। तो चलिए, बिना स्किप करे वीडियो को जरूर देखिएगा अंत तक। तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.1 को। अब चलिए प्रश्न संख्या 1 को हल करेंगे प्रश्नावली 3.1 में। अब इसमें कहता है, जरा प्रश्न को ध्यानपूर्वक सुनिए, क्या कहता है। कहता है आफताब अपनी पुत्री से कहता है, आफताब कोई व्यक्ति है जो अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। ठीक है, किससे, अपनी पुत्री के उम्र से 7 गुना बड़ा था। कौन, आफताब, 7 साल पहले। अच्छा, उसके बाद कहता है अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। आपको कहा सबसे पहले आपको क्या करना है, बीजगणितीय रूप में व्यक्त करना है। कहने का मतलब आपको क्या करना है, समीकरण बनाना है। तो समीकरण आपको बनाना है किस तरह का, 2 चर वाला। कितने चर वाले, 2 चर वाले। तो आपको मानना है सबसे पहले आफताब की जो पुत्री का उम्र है और इसका आफताब का उम्र, दोनों के उम्र को मानना है। तो क्या कहता है, देखिए, कहता है आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। किससे, अपनी पुत्री से। अगर हम मान लें तो लिखते हैं माना, क्या लिखेंगे, माना आफताब की वर्तमान आयु, यानी अभी का उम्र उसका क्या है, x वर्ष है। तो देखिए, 2 चर वाला है, इसका मतलब यह है कि अगर हम x माने तो उसकी पुत्री का उम्र को हमको y मानना पड़ेगा। तो चलिए क्या कहते हैं, तथा आफताब की पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष है।
हमने ये मान लिया। क्या क्या माना? हमने माना कि आफताब की वर्तमान आयु क्या है? x वर्ष है, और आफताब की पुत्री का जो आयु है वो कितने वर्ष है? y वर्ष है। अब प्रश्न को जरा समझना, प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, 7 वर्ष पहले। अच्छा, एक बात आप हमको क्लियर कर दो, उम्र वाला जो प्रश्न होता है ना, बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। उम्र वाला जो प्रश्न होता है बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। हमने क्या माना कि आफताब की वर्तमान उम्र क्या है? x वर्ष है, यानी अभी उसका उम्र क्या है? x है। तो 7 साल पहले उसका उम्र क्या था? यानी अभी का उम्र से उसका 7 साल उम्र को आप घटा दोगे। अगर मान लो हम आपको कहे कि आपकी उम्र 16 वर्ष है, तो 7 साल पहले आपकी उम्र क्या थी? तो आप कहोगे कि 16 से हम क्या करेंगे? 7 साल घटा देंगे, तो 9 वर्ष कहोगे। क्यों? क्योंकि आपने उम्र को घटाया। अगर इसका उम्र आज x वर्ष है तो 7 साल पहले क्या था? x माइनस 7। क्या था? x माइनस 7। तो हम लिखते हैं प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्तानुसार 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु क्या हो जाएगा? x माइनस 7 वर्ष होगा। अब देखिए, 7 वर्ष पूर्व आफताब की पुत्री की आयु क्या हो जाएगा भाई? बराबर y माइनस 7 वर्ष होगा। एकदम होगा। अगर हम इसको, अभी उम्र है मेरा 10 वर्ष, तो 7 साल पहले मेरा उम्र 3 साल था। कहने का मतलब हमने घटाया, पहले पूर्व का मतलब पहले घटा दिए। अब आ जाओ, फिर इसको हम क्या करते हैं? प्रश्न अनुसार लिखते हैं हम समीकरण निकालने के लिए। अब आते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार जरा देखो, प्रश्नानुसार क्या कहता है? 7 साल पहले उसके पिता की उम्र क्या था? x माइनस 7, और उसके पुत्री की उम्र क्या था? y माइनस 7 था ना? इतना ही था। अब देखो, प्रश्नानुसार कहता है कि 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। कौन कहा? आफताब के पिता कहते हैं कि 7 साल पहले का जो उम्र है ना हमारा, तो उसमें मैं कितना था? तुमसे 7 गुना बड़ा था। कौन कहता? उसके पिता कहते हैं कि 7 गुना बड़ा मैं था। अगर हम इन दोनों को बराबर करना चाहे, दोनों की उम्र को बराबर करना चाहे, तो ये कितना बड़ा है? 7 साल बड़ा है, 7 गुना बड़ा है, ऐसे कहो 7 गुना बड़ा है। तो इसको अगर 7 गुना अधिक कर दें तो क्या इसके बराबर होगा कि नहीं? उसकी पुत्री का उम्र आज 10 साल, और उसके पिता का उम्र कहेंगे 7 गुना, तो 10 7 है 70 साल। तो ये 70 साल है और यह 7 साल है, तो दोनों को बराबर करना चाहेंगे। इसको 7 गुना कर दो, या फिर इसको 7 गुना से इधर भाग दे दो 7 से, यानी इसको भाग दे दो या इसको गुना कर दो, तब वो बराबर हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं? इसको 7 गुना, ये बड़ा है ना, इसको 7 गुना आगे कर देते हैं, तो इसके बराबर हो जाएगा। तो अगर बराबर हो जाएगा तो इसको आप क्लियर करोगे ना, तो आपका समीकरण 1 निकल जाएगा। तो चलिए इसको हम क्या करते हैं? सरल करते हैं। तो x माइनस 7 बराबर होगा 7y माइनस के 7 7 49। अब इसको आप सरल करोगे तो इसको इस पार लेके आओ, इसको उस पार लेके जाओ, तो मेरा मिलेगा क्या? x माइनस के 7y और बराबर होगा माइनस के 49, और ये माइनस 7 उस पार जाके प्लस के 7 होगा। एकदम होगा। अब जरा देखो आपको क्या मिलेगा? x माइनस 7y और बराबर होगा 49 से 7 गया तो 42, माइनस के 42, और ये समीकरण 1 हो गया हमारा। ये हमारा समीकरण 1 हो गया। तो समीकरण 1 हमारा निकल गया। यही है बीज गणितीय रूप।
क्या है? ये है हमारा बीजगणितीय रूप। देखिए सवाल ये उठता है, आपको कहा था कि आप प्रश्न को पहले बीजगणितीय रूप करो, उसके बाद ग्राफ में प्रदर्शित करो, और ग्राफ में प्रदर्शित करने से पहले हमें ये करना था। तो एक पहला शर्त जो था, उस शर्त के अनुसार हमने समीकरण 1 निकाला। अभी आपका समीकरण 2 निकलना बाकी है। देखिए आपको हम समझाने में भले ही ज़्यादा समय लगा दे, लेकिन आप एक बार समझ लोगे ना तो उम्मीद है कभी नहीं भूलोगे। इस उम्र वाला जो प्रश्न में जो विद्यार्थी कंफ्यूज करते हैं, उससे हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप वीडियो को बिना स्किप करके देखना और ध्यानपूर्वक देखना और सुनना भी कि हम आपको क्या कह रहे हैं। सबसे पहले आप प्रश्न को समझो। कहता है कि 7 साल पहले मेरा उम्र अपनी पुत्री के उम्र से 7 गुना अधिक था, यानी 7 गुना था। उसने कहा, किसने कहा? आफताब कहा। तो 7 साल पहले का उम्र नहीं, पहले आप उसकी वर्तमान उम्र को जानो। तो वर्तमान उम्र को हमने माना x वर्ष, और उसकी पुत्री का भी वर्तमान उम्र हमने मान लिया y वर्ष। तो अब कहता है 7 साल पहले, तो 7 साल पहले का मतलब अभी मेरा x है, तो 7 साल पहले क्या होगा? घटेगा। पहले कहे तो घटा देना, और बाद कहे तो जोड़ देना। पहले कहे तो घटा देना, बाद कहे तो जोड़ देना। तो पहले कहता है पूर्व, 7 वर्ष पूर्व, तो आफताब की आयु क्या होगा? x - 7, और उसकी पुत्री की उम्र क्या होगा? तो y - 7 हो गया। अब कहता है 7 साल पहले उसके पिताजी क्या थे? 7 गुना अधिक उम्र के थे, यानी 7 गुना उम्र के थे इससे, अपनी पुत्री से। तो उसकी पुत्री का उम्र को हम चाहे बराबर करना, क्यों? क्योंकि हमें समीकरण निकालना है। तो समीकरण निकालने के लिए x - 7 उसके 7 साल पहले की उम्र, और y - 7 उसकी पुत्री की 7 साल पहले की उम्र। तो कहता है 7 साल पहले हम तुमसे कितना थे? 7 गुना थे। ये कहे तो हम इसको 7 गुना कर दिए, और इसका समीकरण को जैसे हल किए तो x - 7y बराबर -42 हमारा ये समीकरण निकल गया। तो उम्मीद है आपको इतना समझ में जरूर आ गया होगा। अब तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कर दो, उसके बाद फिर पढ़ो ना। कौन मना करता है भाई? चलो आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं और आगे बताते हैं। अब चलिए दूसरा कंडीशन को भी समझते हैं। इसी प्रश्न में कहता है दूसरा कंडीशन क्या कहता है? अब से, यानी वर्तमान समय से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो देखिए वर्तमान समय इसका इतना है दोनों का, ठीक है। अब 3 वर्ष बाद का था, बाद मतलब जोड़ दो, आप जितना वर्ष बाद कहेगा आप जोड़ दो। तो लिखो द्वितीय शर्तानुसार। आप क्या लिखोगे? द्वितीय शर्तानुसार। तो दूसरा शर्त इसको कहता है 3 वर्ष बाद। 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद का मतलब आप समझ गए होंगे कि बाद का मतलब क्या होता है। आपको हमने कहा कि जब भी उम्र पहले बोले तो आप क्या करोगे? आप घटाओगे, और बाद बोले तो आप जोड़ोगे। तो वर्तमान उम्र इसका क्या है? x वर्ष है, तो लिखेंगे आफताब की आयु क्या हो जाएगा भाई? x + 3 वर्ष। कितना वर्ष बाद? 3 वर्ष बाद आफताब की आयु क्या होगा? x + 3 वर्ष। और आफताब की पुत्री की आयु, उसकी पुत्री की आयु बराबर होगा y + 3 वर्ष। क्या होगा? यही होगा। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है बात हमने क्या कहा। 3 वर्ष बाद आफताब की उम्र, आफताब की पुत्री की उम्र हमने निकाल लिया। अब कंडीशन क्या कहता उसको भी समझना। पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से। अब पुनः प्रश्न से कंडीशन क्या कहता? 3 साल बाद मैं तुम्हारे उम्र के कितना गुना रह जाऊंगा? 3 गुना रह जाऊंगा। 3 गुनी कहने का मतलब ये कितना रहेगा? 3 वर्ष बाद x + 3 उसके पिता, और उसकी पुत्री क्या? x + 3 3 वर्ष बाद। तो 3 वर्ष बाद इससे 3 गुना अधिक बड़ा रहेगा, ये 3 गुना अधिक रहेगा। तो इसको अगर हम बराबर करना चाहे तो ये 3 गुना अधिक है, तो इसको 3 गुना कर देंगे तो इसके बराबर होगा कि नहीं? एकदम हो जाएगा। तो गुना 3 कर दो, आपका समीकरण निकल जाएगा। तो अब आप क्या करो? x + 3 बराबर 3 × y, तो 3y, और 3 × 3 9
हो गया। इसको इस पार लाओ, इसको उस पार लेके जाओ, तो इसको इधर लाएंगे तो x प्लस ओ प्लस नहीं होगा 3y माइनस में और बराबर 9, ये प्लस वाला उस पार जाएगा तो -3। उम्मीद है इतना तो समझ में आता होगा। आप कक्षा 10 में पढ़ रहे हो, इतना छोटी छोटी बात आपको बेसिकली जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो चलो आगे क्या करते हैं। इतना कर दिए तो आपको क्या मिलेगा, x माइनस 3y, ठीक है, और बराबर मिलेगा 9 से 3 घटा तो 6। ये आपका समीकरण 2 मिल गया। तो बीज गणितीय रूप आपका पहला समीकरण और दूसरा समीकरण मिल गया। तो आपको प्रश्न कहा था कि इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इतना तो हमने बीजगणितीय रूप कर दिया, यही हमारा बीजगणितीय रूप है। समीकरण 1 और समीकरण 2 हमारा बीजगणितीय रूप है। अब हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ में इसको प्रदर्शित करते हैं। चलिए अब हम लोग करते हैं ग्राफ में इसको प्रदर्शित। अब चलिए हम लोग ग्राफ में प्रदर्शित करेंगे किसको, बिंदुओं को, समीकरण 1 और 2 के। तो समीकरण 1 और 2 को जब आप ग्राफ बनाओगे इन दोनों से, तो आपको क्या चाहिए, कम से कम 2 बिंदु चाहिए, 2 पॉइंट चाहिए एक रेखा खंड को खींचने के लिए। क्या चाहिए आपको, 2 पॉइंट्स चाहिए एक रेखा खंड को खींचने के लिए। तो आप क्या करोगे, समीकरण 1 से 2 बिंदु निकालोगे, समीकरण 2 से 2 बिंदु निकालोगे, तब जाके आपका ग्राफ बनेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लिखते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या है, समीकरण 1 हमारे पास x माइनस 7y बराबर माइनस के 42। तो माना x बराबर 0, हमने x को क्या माना, 0 माना। तो x अगर 0 हो जाए तो 0 माइनस 7y बराबर होगा माइनस के 42। तो ये 0 ख़त्म, तो माइनस के 7y बराबर माइनस के 42। तो ये माइनस कटा, y बराबर हुआ 42/7। जब 7 को इससे काटोगे तो 6 आएगा, इसलिए y बराबर आपका 6। तो अब हम कह सकते हैं, तो पहला बिंदु हमारा क्या निकला। तो आप कहोगे पहला बिंदु को आप मान लो P, मान लिया। तो पहला बिंदु P है, तो x कितना है 0 और y कितना है 6, ये हमारा निकल गया। तो इसी समीकरण में फिर से मानेंगे, माना y बराबर 0 हमने माना, फिर से क्या माना, y को हमने माना 0। तो अगर y को हम 0 मानते हैं तो क्या होगा भाई, हमारे पास होगा समीकरण 1 में x माइनस के 7 इंटू वाई कितना है 0 बराबर माइनस के 42। तो अब आप क्या करोगे, x माइनस इतना क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बराबर माइनस के 42। फिर x बराबर माइनस के 42। क्यों ऐसा होगा, ये -0 का कोई वैल्यू ही नहीं है, तो हमारा क्या आ गया, इतना आ गया। तो अब आप कहोगे कि हमारा P के बाद Q बिंदु क्या आ गया, हमारा Q बिंदु आया x बराबर माइनस के 42 और कॉमा y बराबर 0, ये आ गया हमारा। अब समीकरण 2 से, अब समीकरण 2 से, तो देखिए समीकरण 1 से हमारा 2 बिंदु निकला और समीकरण 2 से भी हम समीकरण 2 का 2 ठो बिंदु निकालेंगे। तो समीकरण 2 हमारा है क्या है भाई, x माइनस 3y बराबर 6। तो माना, फिर से माना, क्या माना इसमें, x बराबर 0। तो x बराबर 0 तो y बराबर क्या हो जाएगा, तो आप करोगे x बराबर 0 माइनस 3y बराबर 6। तो ये 0 का मतलब ख़त्म। तो y बराबर हमारा क्या होगा 6 बटे माइनस के 3। जब इसको काटोगे 3 दूनी 6, तो y बराबर होगा आपका माइनस के 2। तो अब बताओ आपका y बराबर माइनस के 2 आया, तो अगला बिंदु आप इसको मान लो r बिंदु, और r बिंदु को आप क्या निकाले, तो x बराबर 0 निकाले और y बराबर माइनस के 2 निकाले। इतना समझ गए। अब आ जाओ समीकरण 2 में, फिर से माना y बराबर 0। अब y बराबर 0 मान लेते, क्यों, देखिए एक बार जो संख्या को मान लोगे आप, दूसरा बार उसको नहीं मान सकते। अगर हम x को 0 माने तो y को 0 मान सकते, लेकिन पुनः x को हम 0 नहीं मान सकते। तो चलिए अब क्या करते हैं, y बराबर 0, तो क्या होगा, x माइनस 3 इंटू 0 बराबर 6। तो x माइनस ये गुना में होगा तो 0 बराबर 6। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, क्योंकि 0 का कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, अब बताओ हमारा जो
एस बिंदु आया, ये कौन कौन सा आया, 6 आया, कॉमा क्या आया, 0 आया। तो अब देखो इसको हम क्या करते हैं, ये जो बिंदु आया, एक बिंदु यहाँ है, दूसरा बिंदु आपका यहाँ है, और तीसरा बिंदु यहाँ है, और चौथा बिंदु यहाँ है। तो इन चारों बिंदुओं को लेकर हम लोग क्या करेंगे, एक ग्राफ का निर्माण करेंगे। ग्राफ क्या होगा हमारा, जरा देखिएगा क्या करते हैं, ग्राफ को कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम इसको ऐसे एक लाइन लेते हैं, आपको दिखता होगा, उम्मीद है दिखता है। देखिए सबसे पहले तो आप इसमें ये जानो कि आप कहोगे कि फास्ट नहीं होगा, इसको आप थोड़ा सा चैन से बनाना ताकि आपका दिक्कत ना हो, गलत ना हो। ये आपका हुआ। हम अभी पेन का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन आप पेन का प्रयोग नहीं करेंगे, पेंसिल का यूज करेंगे, अन्यथा आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। हम पेन का प्रयोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम वीडियो शूट कर रहे हैं, तो आपको दिखाने के लिए हमें पेन की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि वीडियो में नहीं तो ये नहीं दिखेगा। इसलिए हम क्या किए, इसको पेन का यूज किए। यहाँ देखो, इसको, इस लाइन को कहते हैं वाई। तो वाई अक्ष में क्या होगा, ये वाई का माइनस है, इधर वाई का प्लस है, ठीक है। अब चलो इधर से हम कर देते हैं, इधर से भी एक लाइन ले लेते हैं। ये लाइन हमारा होगा एक्स अक्ष, क्या होगा, एक्स अक्ष, यहाँ एक्स का प्लस, यहाँ एक्स का माइनस, ठीक है। तो अब आपको एक बात बोलते हैं, इसको संख्या रेखा में इसको 0 कहता है, मिडिल पॉइंट 0 है, ठीक है। तो इधर आप 10-10 के खांचा में ले लो, यहाँ 10, ये 20, ये 30, ये 40, ये 50, और इधर 10, 20, 30, 40, 50, इधर -10, इधर -20, इधर -30, इधर -40, और इधर -50। हम ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। इधर कर देते -10, -20, -30, इधर -40, इधर -50। अब चलो हम यहाँ इसको मान लेते हैं और कह देते हैं कि एक्स अक्ष कितना, 1 यूनिट बराबर 10 सेंटीमीटर हमने माना। क्यों, ये जो खांचा है ना, ये जो चौकुट खांचा दिखता है आपको, ये आपको क्या है, हमने कहा कि एक खांचा बराबर कितना, 10 सेंटीमीटर हमने कह दिया, ठीक है। अब चलो इसमें हम पहला बिंदु को लेते हैं। पहला बिंदु क्या है हमारा, 0 और 6। तो एक्स अक्ष पे 0, एक्स अक्ष पे 0 यहाँ है, और क्या है 6, वाई पर 6, वाई पर कितना 6, इधर प्लस का 6, तो यहाँ है, ठीक है। अब आ जाओ अगला बिंदु। अगला बिंदु है हमारा क्यू बिंदु, पी के बाद क्यू। क्यू बिंदु क्या है हमारा आ गया माइनस के 42 और 0, माइनस के 42 एक्स में 40, 2 42, और वाई में 0, 0 मतलब आगे पीछे कहीं नहीं भागेगा, यहीं पर 42 हो गया। तो इसको अगर हम मिला दें तो ये हमारा एक रेखा खंड हो जाएगा, जो कि समीकरण 1 से आया हमें। ठीक है, तो ये हमारा क्या निकला, ये हमारा निकल गया, ये बिंदु है हमारा। पहला बिंदु क्या था, 0 और 6, तो ये आया 0 और 6, ये कौन सा बिंदु था, पी बिंदु था। और दूसरा बिंदु क्या था हमारा, माइनस के 42 और कॉमा 0, ये हमारा था पी के बाद क्यू बिंदु। अब ये समीकरण कौन सा था, समीकरण था आपका x माइनस 7 का y बराबर माइनस के 42, ये आपका समीकरण था। तो देखिए इतना चीज़ प्रदर्शित करना होता है एक ग्राफ को बनाने के लिए, इतना समझ गए। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, दूसरा समीकरण से एक जो 2 बिंदु है उसको लेकर आगे बढ़ते हैं, r और s। तो r बिंदु में हमें क्या कहा है, 0 और माइनस के 2, तो 0 कहाँ है भाई, यहाँ है, और माइनस के 2 y में कहाँ है, तो आप कहोगे सर यहाँ है, ये देखो ये 0 के बगल में, ठीक है। अब अगला बिंदु क्या है, 6 और 0, तो प्लस के 6 किस में, x अक्ष पे, तो यहाँ है +5, यहाँ 6, ये 6, और y में कितना 0, तो यहीं पर होगा, तो बिंदु यहाँ ही हो गया, एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ, ये दोनों बिंदु को मिलान कर दो, आपका ग्राफ 100% कंप्लीट हो जाएगा। ये 2 बिंदु को मिलाना है। देखिए इसको थोड़ा बारीकी से मिलाइएगा ताकि आपको गलत ना हो, ठीक है।
हम इसको आगे जाकर मिल सकता है, ये संख्या, ये रेखा जो है आगे जाकर मिल सकती है, लेकिन हम इसको मिलाने का प्रयास नहीं कर रहे क्योंकि हमको बस जितना काम है उतना कर देते हैं। ये बिंदु क्या था, पहला बिंदु आपका क्या था, आपका 0 और -2, 0 और -2। तो ये कौन सा बिंदु था, R बिंदु था। और ये जो बिंदु था यहाँ वाला, ये यहाँ वाला हुआ, और ये यहाँ वाला आपका क्या है, 6 और 0, ये क्या है, S बिंदु है ना। और ये कौन सा समीकरण है, ये समीकरण है x - 3y = 6, ये समीकरण ये है। तो देखिए इस तरह से प्रश्न संख्या 1 का हमने क्या किया, ग्राफ को कंप्लीट कर लिया।